सबका स्वागत है। मैं आज 10वीं कक्षा तीसरा पाठ करने जा रही हूँ। यहाँ पाठ का नाम है गिल्लू। गिल्लू का मतलब आप जानते ही है, अळीलू। गिल्लू पाठ के बारे में हम जानेंगे। लेखिका का चित्रपट आप देख रहे हैं, महादेवी वर्मा। गिल्लू पाठ का लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में, माता हेमारानी देवी, पिता गोविंद प्रसाद वर्मा। विद्यार्जन प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि उन्होंने पाई। महिला विद्यापीठ प्रयाग में उन्होंने सेवा किया। रचनाएं यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी आदि है। इन्होंने यामा कृति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। महादेवी वर्मा, यहाँ बात सुनकर भी आप देखेंगे। यहाँ चित्रपट आपको मैं दिखा रही हूँ। भारत का चित्रपट उत्तर प्रदेश के ಫರುಖಾಬಾದ್ में हुआ है। यहाँ ಹಸಿರು ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, हरा दिख रहा है, वहाँ उत्तर प्रदेश है। फर्रुखाबाद का चित्रपट आप देख रहे हैं ना बच्चों। फर्रुखाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। पाठ का आशय है, इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ महादेवी वर्मा के प्रेम का ಪರಿಚಯ मिलता है। ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर महादेवी वर्मा देखती है, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चूहों जैसे खेल रहा है। ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು एक गमले के नीचे उन्होंने खेल रहा है। महादेवी वर्मा जी का घर का चित्रपट आप देख रहे हैं, है ना बच्चों। ಗಮಲ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಲವನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। यहाँ गमले कहते हैं उसको। ಕವ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ, है ना बच्चों। काकभूषुंडी भी एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारित, अनाधारित तथा अति सम्मानित और अति अवमानित पक्षी है। ಅಂದರೆ ಕಾಗೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ। काकभूषुंडी भी एक विचित्र पक्षी है ना बच्चों। हमारे पुरखा न गरुड़ न मयूर के न हंस के रूप में
आ सकते हैं। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर अवतरित होना पड़ता है। यहाँ कौवे का कर्कश स्वर हमें हमारे ಪ್ರಿಯಜನೋं के आने का संदेश भी देता है. ಅಂದರೆ ಕಾಗೆಯು ಕೂಗುವಂತಹ ಸದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ವಜರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? दूसरी ओर कौवा और उसका कर्कश स्वर ಅವಮಾನ भी माना जाता है. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಸ್ವರವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಾಗೆಯ ಸ್ವರವನ್ನು. है बच्चों, आप देख रहे हैं इस पक्षी के बारे में भी. गरुड़ का चित्रपट आप देख रहे हैं. हाँ, मोर का चित्रपट आप भी देख रहे हैं ना. मोर का चित्रपट कितना सुंदर है. मोर का चित्रपट कितना सुंदर है. मोर का चित्रपट आप देख रहे हैं. गिल्लू पाठ का दूसरा दृश्य को मैं पढ़ाने जा रही हूँ. मयूर मोर भी कहते हैं इसे, है ना बच्चों. यहाँ अनेक पक्षी है, हम उसे पालते हैं. इसका दृश्य भी हंस का दृश्य भी आप देख रहे हैं. कौवा का दृश्य भी आप देख रहे हैं. कागे का कहते हैं ना उस कौवा. लेखिका ने देखा काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवारें के संधि में लेखिका को एक छोटा सा जीव दिख पड़ता है. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೀವ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. निकट जाकर लेखिका ने देखा वहाँ क्या है. गिलहरी था. गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो अपने घोंसले से गिर पड़ा था, जिसे दो कौवे सुलभता अपना आहार बनाने खोज रहे थे. लेखिका उसे उठाकर अपने कमरे में लाई. रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिल का मरहम लगाया. ಲೇಖಿಕ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ ಒಂದು ಮುಲಾಮನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರು. कई घंटे के उपरांत उसके मुंह में पानी का 1-2 बूंद टपकाया. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ನೀರು ಅದು ಕುಡಿಯಿತು. तीसरे दिन स्वस्थ गिलहरी इधर उधर देखने लगा. ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಗಿಲ್ಹರಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೇಖಿಕಾನೆ गिलहरी का उपचार किया. उस गिलहरी का दृश्य आप देख रहे हैं. ಅಳಿಲನ್ನು ಅವರು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. घायल हुई गिलहरी. 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ, चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगे. उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे. फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई पिचाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया. वही 2 वर्ष ಗಿಲ್ಲು का घर रहा. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿಲ್ಲುವಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡಿದರು. ಹೂವಿನ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಲೇಖಿಕ ಅವರು. 3-4 मास में
गिल्लू गिल्लू आपको चित्रपट दिख रहा है ना। 3 महीने के बाद वो बहुत बढ़ गया है। उसका घर का दृश्य आप देख रहे हैं बच्चों। गिल्लू का घर। ಧ್ಯಾನ ಆಕರ್ಷಿत करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था। गिल्लू ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇರೆಯವರನ್ನ आकर्षिसलु। जब लेखिका लिखने बैठती तब उनकी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता। ಲೇಖಿಕಾರ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಲೆಯವರೆಗೂ ಅದು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇತ್ತು। ಯಾವುದು ಅಳಿಲು। उसका यह क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಲೇಖಿಕ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕಾಡಿಸ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। लेखिका गिल्लू को पकड़कर लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि आगे के 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा देह लिफाफे के भीतर बंद रहे। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಾಲದಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು। इसी स्थिति में वहाँ कभी कभी घंटों तक रहता था। भूख लगने पर चीख चीख करने से लेखिका उसे काजू और बिस्किट दिए तो उसी स्थिति में वहीं बैठकर खाता रहता। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಜು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು। लिफाफे में गिल्लू चिप जाता था। गिल्लू का दृश्य आप देख रहे हैं। काजू उन्होंने खा रहा है ना बच्चों। आप देख रहे हैं ना उसका दृश्य। खाना खाते गिल्लू। खाना खाते गिल्लू का चित्रपट आप देख रहे हैं बच्चों। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चीख चीख करके उसे बुला रही है। ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಅವರನ್ನು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। जब गिल्लू भी जाली के पास बैठकर अपने अपने फन से बाहर देखने लगा तो लेखिका को लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಿಲ್ಲು ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು। लेखिका ने खीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया। इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाकर मुक्ति की सांस ली। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿಲ್ಲು ಮುಕ್ತಿಯ ಒಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು। प्रथम वसंत। खिड़की की खुली जाली से बाहर जाकर गिल्लू दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। ठीक 4 बजे वहाँ खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। ಮುಕ್ತ ಗಿಲ್ಲು। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿಲ್ಲು ಆಟ ಆಡಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ಆಟ ಆಡುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। घर से बाहर गिल्लू खेलता था। गिल्लू लेखिका को चौंकने के लिए कभी फूलदान में, कभी फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। ಗಿಲ್ಲು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು। लेखिका को चौंकाने के लिए आश्चर्यता पड़सलिಕ್ಕೆ। सोन जूही लता को आप देख रहे हैं बच्चों।
फूलदान हूविನ कुंडलವನ್ನು सहित ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। लेखिका जब ही खाने के कमरे में पहुंचती गिल्लू मेज पर पहुंच जाता और लेखिका की थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया। ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ಗಿಲ್ಲುವಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು। थाली के पास बैठकर लेखिका की थाली में एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था। ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೇಖಿಕ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇತ್ತು। जब लेखिका अस्पताल से वापस आकर उसके झेले की सफाई की तो काजू भरे थे, जिनसे ज्ञात होता कि उन दिनों में वहाँ कितना खाया था। लेखिका को दुर्घटना हुई थी, तब उन्होंने क्या किया था, उदास थे और कुछ भी नहीं खाया था। दुर्घटना के दिनों में लेखिका के जब अस्पताल से वापस आकर अस्वस्थता के कारण सो जाती थी, तब गिल्लू तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को सहलाता रहता था। सिरहाने बैठकर ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। सिरहाने बैठकर गर्मियों के दिनों में लेखिका जब दोपहर में काम करती थी, गिल्लू बाहर ना जाता था, अपने झूले में बैठता था। अपने सुराही से उन्होंने देखता था। गिलहरियों के जीवन अवधि 2 वर्ष है, अतः गिल्लू की का अंत आ गया। जीवन यात्रा दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे होने लगे कि लेखिका हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। इस तरह गिल्लू का अंतिम दिन आ गया। उस दिन क्या हुआ था, चिरनिद्रा में सो गया। सोनजूही लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनवाई गई है, इसलिए कि उसे वहाँ लता सबसे अधिक प्रिय था। इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में खिला जाने का विश्वास लेखिका को संतोष देता। फूलदान में वहाँ गिल्लू का चित्रपट आप देख रहे हैं। सोनजूही लता। व्याकरणांश